नमस्कार साथियों, आज वाले क्लास में अपन पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड वाला जो पेपर है राजनीति विज्ञान का भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, उसमें केंद्र की जगह संघ शब्द दिया गया है, तो संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध। तो इसमें से आपको जो सवाल है वो बड़ा या छोटा सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें कि केंद्र राज्य जो संबंध है अपने संविधान के जो भाग है 22, उनमें भाग 11 में इसको परिभाषित किया गया है। और केंद्र राज्य जो संबंध है उसके अनुच्छेद 245 से 263 अनुच्छेद तक इनको परिभाषित किया गया है या इनके बारे में आपको बताया गया है हमारे संविधान के तहत। तो अपन केंद्र राज्य संबंध जब अपन पढ़ते हैं तो इनमें तीन चीज अपन को पढ़नी पड़ती है कि एक तो जो है विधायी संबंध 245 से 255, फिर जो प्रशासकीय संबंध है 256 से 263 और जो वित्तीय संबंध है 264 से 291 तक अपन को पढ़ना है। लेकिन मोस्टली जो मैंने लिखा है 245 से 263। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक। तो मैं जो केंद्र राज्य संबंध उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी बताता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण हुआ है। दूसरी ओर सरकार की जो प्रणाली है वो संघात्मक है। भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है, यानी कि ये बात आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि भारत में संघात्मक का जो प्रावधान लिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें अपन को भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो जो छोटी छोटी बात है वो परीक्षा में आपको कहीं से भी पूछी जा सकती है। भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति या करार द्वारा नहीं हुआ है, साथ ही राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, यानी कि जो राज्य हैं उनको केंद्र से या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। संघात्मक प्रणाली के अनुसार संघ व राज्य की सरकार की स्थापना की जाती है और संविधान के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का भी विभाजन किया जाता है, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है वो 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान ने केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों का विस्तृत विवरण किया है या करता है, तो ये मैंने लिख दिया है विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध और वित्तीय संबंध। तो सबसे पहले जो अपन को पढ़ना है वो है विधायी संबंध 245 से 255। विधायी संबंध में अपन पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि संघ सूची, इसी का दूसरा है राज्य सूची और इसी का तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, यानी कि विधायी संबंधों में अपन को 3 बातें पढ़नी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 मुख्य सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह ध्यान रखें। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। उन विषयों पर कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास है, जैसे युद्ध शक्ति, पुलिस, रेलवे, डाक व तार। यानी कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि संघ सूची यानी संघ के पास जो विषय हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो संघ सूची में शामिल किए गए हैं, यानी कि संघ के पास संघ को इनको सौंप दिया गया है, जैसे कि युद्ध हुआ, शक्ति हुई, विदेश के मामले हुए, रेलवे हुए, डाक हुए, तार आदि संघ सूची में शामिल किए गए हैं। दूसरे पर बात करते हैं राज्य सूची, यानी कि जिन विषयों को राज्यों को सौंपा गया है, जिन विषयों पर राज्यों का अधिकार है, यानी कि
क्षेत्रीय महत्व के विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। यानी कि ऐसे विषय राज्य को सौंप दिए गए हैं और उन विषयों पर कानून बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन निम्न परिस्थितियों में राज्यों के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि कई बार ऐसे कारण होते हैं कि जिन पर राज्य कानून नहीं बनाकर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अवशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 248। तो यानी कि केंद्र और राज्यों के पास दोनों के पास अधिकार नहीं है, तो उन विषयों को अवशिष्ट श्रेणियों में रखा गया है और केंद्र को उनमें ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो अनुच्छेद 249 ये आप परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के सवाल में। तो अनुच्छेद 249 में कौन सी बात कही गई है कि अवशिष्ट शक्तियां वे होती हैं जिनका वर्णन किसी भी सूची में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में यह शक्तियां राज्यों यानी कि इकाइयों को प्राप्त की गई हैं। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं हमारे संविधान में वो केंद्र को प्रदान की गई हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में राज्यों को प्रदान की गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो है अनुच्छेद 249, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं अनुच्छेद 249। यहाँ अनुच्छेद 249 की अपन बात करते हैं। तो अनुच्छेद 249 में कौन सी बात कही गई है? यदि राज्यसभा उपस्थित तथा वोट देने वाले 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में दिए गए विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा कानून 1 वर्ष तक मान्य होगा और पुनः प्रस्ताव पास करके इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 249 इस बात का प्रावधान करता है कि राज्यसभा अगर ऐसा प्रावधान करती है या प्रस्ताव पास करती है 2/3 बहुमत से कि जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है या इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? उस पर कानून संसद बनाएगी, ना कि राज्य विधानमंडल बनाएगा। और वो कानून 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। फिर अलग अलग अगर उसको आगे बढ़ाना तो 1 वर्ष के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में दिए गए विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उन विषयों पर कानून बनाती है या कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर एक बात करते हैं अनुच्छेद 252। यानी कि अनुच्छेद 252 के तहत क्या प्रावधान किया गया? यदि 2 या अधिक राज्य यह प्रस्ताव पास करते हैं कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन इस प्रकार का कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन राज्यों ने प्रस्ताव किया है। यानी कि अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 1 या 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा प्रस्ताव पास करें कि इन विषयों पर जो है वो संसद कानून बनाए, तो संसद ऐसा कानून बना सकती है। यदि 2 या अधिक राज्य यह प्रस्ताव पास करते हैं कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अगर प्रस्ताव राज्य प्रस्तुत करते हैं संसद के पास तो। लेकिन इस प्रकार का कानून केवल उन्हीं पर लागू होगा जिन राज्यों ने यह प्रस्ताव दिया है। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 252 के तहत। फिर अनुच्छेद 253 की बात करते हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने हेतु संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं वो किसी राज्य पर अगर लागू होती हैं तो उन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। फिर एक बात करते हैं अनुच्छेद 250 की। यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए किसी राज्य पर या इसमें अगर आपातकाल लगा है तो उन विषयों पर जो है कानून कौन बनाएगा? उन विषयों पर कानून जो है संसद बनाएगी। अब बात करते हैं
समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या कहा गया है, समवर्ती सूची में इन विषयों को शामिल किया गया है जो केंद्र और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अतः समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधान मंडल दोनों को प्राप्त है, लेकिन संसद द्वारा निर्मित और राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून में यदि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो संसदीय कानून को प्रमुखता दी जाएगी। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को प्रमुखता दी गई है, लेकिन उनके कानून में किसी प्रकार का गतिरोध अगर उत्पन्न होता है तो प्रमुखता किसको दी जाएगी, केंद्र के कानून को दी जाएगी। तो ये तो हो गया अपने विधायी संबंध, इसमें 3 अपन को पढ़ने हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगले बिंदु की बात करते हैं प्रशासनिक संबंध। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य कौन कौन से जो प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं उनके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करते हैं। तो प्रशासकीय संबंधों की अपन बात करते हैं। तो प्रशासकीय संबंधों का एक कारण यह है कि केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहे या केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण किस प्रकार से रहे। तो प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं कि संविधान में जिस प्रकार से केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण किया गया है उसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण सुनिश्चित करना है, किंतु साथ ही इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक रचनाओं में विवादों को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना भी है। यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उन विवादों को बिल्कुल निम्न स्तर पर या उनका समाधान करना है प्रशासनिक संबंधों के माध्यम से। तो निम्न माध्यमों से जो केंद्र है वो नियंत्रण रखता है, यानी कि राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि प्रशासनिक संबंधों में सबसे पहले जैसे अपन राज्यपाल की भूमिका जब अपन पढ़ते हैं तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि वो एक केंद्र का एजेंट होता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य वह एक योजक कड़ी का काम करता है। तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के पश्चात पर्यंत अपने पद पर आसीन रहता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख का जो पद है राज्य में वो संभालेगा। सामान्यतः राज्यपाल संघीय सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य करता है। जैसे सामान्य देखें तो अपन तो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है। तो प्रशासनिक संबंधों में एक भूमिका राज्यपाल की हो गई। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन निश्चित हो। यानी कि जो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका इस प्रकार से पालन किया जाएगा कि केंद्र के अनुसार उनमें किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न हो और जो केंद्र सरकार चाहती है उसी के अनुसार कार्य हो। यानी कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघीय सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। 2 प्रकार के मामलों में ऐसे निर्देश अनिवार्य रूप से दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 257 के अनुसार राष्ट्रीय किसी राज्य में टेलों के संरक्षण के लिए जाने वाले बंदों के अनुसार। ठीक है, तो जो संसद कानून बनाती है उसके अनुसार कार्यपालिका शक्ति है कार्य करे। तीसरे बिंदु की अपन बात करते हैं अनुच्छेद 258 के अनुसार संघीय सरकार किसी राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्यपालिका कृत्य उसे सौंप सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो जो केंद्र की सरकार है वो अपने कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्य को सौंप सकती है। संघीय सरकार किसी राज्य सरकार की सहमति से संघ के कार्यपालिका कृत्य उसे सौंप सकती है। संघीय सरकार इन कृत्यों के बदले राज्यों को पैसा देती है जिस पर विवाद होने से मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 258 ए के अंतर्गत राज्य सरकार संघीय सरकार की सहमति से राज्य के कार्यपालिका कार्य संघ को सौंप सकती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार संघ के कार्यपालिका संबंधी कुछ कार्य हैं वो राज्यों को सौंप सकती है और राज्य की सहमति जो
है केंद्र सरकार से, तो राज्य के जो कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं उनको केंद्र को सौंपा जा सकता है। लोकहित की सिद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन वीपी सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार की सिफारिश पर 1989 में किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के कुछ कार्य हैं जो निम्न है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे परीक्षा में ये बात पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है वो किस प्रकार किया गया या कौन सी सरकार में किया गया। तो वीपी सिंह सरकार में किया गया। उस समय वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे, 1989 की ये बात है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसके क्या कार्य हैं? राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। दूसरा है कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करना। राष्ट्रपति अन्य कृत्य जो सार्वजनिक हित में अनिवार्य हो परिषद को सौंप सकती है। तो ये 2-3 कार्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। फिर आगे वाले बिंदु की बात करते हैं। अनुच्छेद 301 से 304 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम को निर्बाधित कर सकती है। अनुच्छेद 285 और 289 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की संपत्ति पर राज्यों के कर तथा राज्यों की संपत्ति और आय के कराधान से छूट होगी। तो इस प्रकार से जो है प्रशासनिक संबंधों को डिफाइन किया गया है, यानी कि जो केंद्र है वो राज्यों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। तो ये प्रशासनिक संबंध हो गए जिनमें एक राज्यपाल की भूमिका होती है। अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से जो है वो केंद्र राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थिति बनाए रखता है और प्रशासनिक संबंध बने रहते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं वित्तीय संबंधों की। वित्तीय संबंधों में जैसे वित्त आयोग की अपन बात करते हैं तो वित्त आयोग को जो है अनुच्छेद 280 के तहत परिभाषित किया गया है। और वित्तीय संबंध से मान लीजिए बजट है, राज्य है, तो कोई कर है जो संघ द्वारा उगाए जाते हैं, कोई कर है जो राज्यों के द्वारा उगाए जाते हैं और उनका केंद्र और राज्यों के मध्य आपस में बंटवारा होता है। तो उन संबंधों को अपन वित्तीय संबंधों में परिभाषित करते हैं जिनको 264 से 291 तक परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 291 में केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान में यह प्रावधान है कि संसद संघ सूची में शामिल विषयों पर करों का अधिरोपण कर सकती है, यानी कि कर लगा सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर अधिरोपित कर सकते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण होता है तो वो अलग अलग प्रकार से होता है, यानी कि अनुच्छेद 268 के अनुसार कुछ कर ऐसे होते हैं जिसे केंद्र सरकार अधिरोपित करती है और राज्य सरकार द्वारा वसूल किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सौंपे जाते हैं और राज्य सरकार वो कर वसूल करते हैं और अपने पास रख लेते हैं, जैसे विनिमय मूल्यों पर स्टाम्प ड्यूटी। एक जो है अनुच्छेद 272 के अनुसार कुछ कर ऐसे होते हैं जिसे केंद्र द्वारा लगाए हुए वसूल किए जाते हैं पर राज्यों को सौंप दिया जाता है। केंद्र द्वारा लगाए हुए वसूले गए तथा केंद्र व राज्यों के बीच विभाजन किए जाने वाले कर जो है कृषि आय से भिन्न आयकर, संघ सूची में सम्मिलित उत्पादन शुल्क, इस प्रकार से है। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो ये जो है वित्तीय संबंध है वो करों से संबंधित है, यानी कि राज्यों के मध्य कितना वितरण होना है, केंद्र के मध्य कितना वितरण होना है। केवल केंद्रीय सरकार विदेशों से पैसा उधार ले सकती है। भारतीय जनता से संघ सरकार व राज्य सरकारें संघीय सरकार की अनुमति से उधार ले सकती हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार है, संघ सरकार है, वही विदेशों से पैसा उधार ले सकती है, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। भारतीय जनता से संघ सरकार व राज्य सरकार संघीय सरकार की अनुमति से उधार ले सकती है, यानी कि जो भारतीय जनता है उससे संघ सरकार उधार ले सकती है, राज्य सरकारें हैं वो संघीय सरकार की अनुमति से ही उधार ले सकती हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की स्थिति लागू होने पर राज्यों की वित्तीय सहायता और भी कम हो जाती है। उन्हें दिया जाने वाला सर्वाधिक अनुदान जो है वो सीमित कर दिया जाता है और केंद्र राज्यों को वित्तीय निर्देश भी दे दिया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 360 की अपन बात करें तो वित्तीय आपातकाल को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 360 में
तो जो है वित्तीय आपातकाल अगर देश में लागू है तो जो राज्यों को अनुदान दिया गया जाता है या दिया गया है तो उसमें कटौती की जा सकती है और जो वित्तीय स्वायत्ता है उसको कम किया जा सकता है और जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को वित्त के मामलों में निर्देश भी दे सकती है। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण में राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार पर जो है राज्यों की वित्तीय निर्भरता बनी हुई है। नए आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने, प्राकृतिक संकटों का सामना करने, कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार जो है वित्तीय संबंधों को परिभाषित किया गया है। अब जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में एक बात पूछी जाती है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के बिंदु। केंद्र व राज्यों के मध्य यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्र और राज्यों के मध्य हमेशा तनाव के बिंदु रहे हैं। तो ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से बिंदु हैं मैं यहाँ चर्चा करूंगा। जैसे राज्यपाल का पद हो गया, जो प्रशासनिक सेवाएं वो हो गई, राज्यों की केंद्र पर जो निर्भरता है उसमें आर्थिक सहायता कम दी जाती है, या जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार है तो दोनों में जो राज्यपाल की भूमिका है वो एक विवाद का बिंदु रहता है। तो इस प्रकार काफी कुछ कारण हैं जिनमें हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो 1967 में जब पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई तो केंद्र राज्य के मध्य कटुता व टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्यों में सरकारों का वार बनना और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से हस्तक्षेप करने के केंद्र व राज्य के मध्य संबंध बिगड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों द्वारा केंद्र के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वायत्ता की मांग की जाने लगी। यानी कि केंद्र के द्वारा जैसे मान लीजिए एंटीपैथी गवर्नमेंट है तो जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगाया जाना, तो इससे क्या हुआ, राज्यों की स्वतंत्रता का हनन होने लगा। तो स्वायत्ता का अर्थ न तो राज्यों की स्वायत्ता से है और न ही उनकी संप्रभुता से, बल्कि एक ऐसा वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से पूर्ण स्वायत्ता तथा कम से कम केंद्र का कम हस्तक्षेप हो, अर्थात राज्यों को अपनी वित्तीय क्षेत्र में केंद्र के हस्तक्षेप के बिना स्वायत्ता पूर्वक कार्य करने का अधिकार स्वायत्ता कहलाती है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य कौन कौन से बिंदु हैं वो मैं बता दूंगा आपको। एक तो जो है राज्य 56-249 हो गया, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता हो गई, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, योजना आयोग था जिसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र व द्वारा राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तो ये बिंदु हैं जो केंद्र और राज्यों के मध्य हमेशा विवादित रहे हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, अनुच्छेद 356-249 हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया था पहले कि संघ सूची के विषयों पर जो है संसद कानून बना सकती है, अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, या राज्य में जबरदस्ती जो है अर्धसैन्य बलों की तैनाती। तो ये सब जो कारण है वो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादित बिंदु हैं। अब केंद्र और राज्यों के मध्य जो आयोग या गठित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें है सीतलवाड़ समिति है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1970 में गठित किया गया, भगवान सहाय समिति गठित की गई, सरकारी आयोग गठित किया गया, मदन मोहन कुंची आयोग 2007 में गठित किया गया। तो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों पर
गठित आयोग, जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा में अधिकतर से जो सवाल है वो सरकारी आयोग से पूछा जाता है, जिसका 1983-84 में गठन हुआ है। मदन मोहन मुंशी आयोग है वो 2007 में गठित हुआ है। तो लगभग सरकारी आयोग से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला शीतलवाड़ समिति है। सरकारी आयोग वो 2007 में गठित हुआ है। तो सरकारी आयोग 1983-84 में इसका गठन किया गया है। राजमन्नार आयोग है 1969। लगभग अगर ये आयोग पूछे जाते हैं आपसे केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग, तो छोटे समान क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है तो शीतलवाड़ समिति 1966 है, राजमन्नार आयोग 1969 है, सरकारी आयोग 1983-84 और मदन मोहन मुंशी आयोग है वो 2007 में गठित किया गया है। तो जो सरकारी आयोग है वो न्यायमूर्ति रहे हैं RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था 1983 में। तो आयोग ने कुछ सिफारिशें भी दी थी कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के मध्य कोई मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256, 257 तथा 365 में ऐसे प्रावधान मौजूद जिनसे केंद्र और राज्यों में समन्वय सुनिश्चित हो सकता है और 256 में ऐसे उपकरण जिनमें भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना संभव है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहनी चाहिए, इसने ये सिफारिश दी थी। तो ये आयोग इसमें गठित किए गए थे। तो केंद्र राज्य संबंधों पर अगर आपसे बड़ा सवाल पूछा जाता है तो जो मैंने विवरण दिया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में परिभाषित किए गए अनुच्छेद 245 से 265, विधायी संबंध, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची तीनों आपको लिखना है। उसमें प्रशासनिक संबंध 256 से 263, वित्तीय संबंध 264 से 291, फिर केंद्र राज्यों के मध्य जो विवादित बिंदु हैं वो आपको लिखने हैं और गठित आयोग शीतलवाड़, राजमन्नार, सरकारी आयोग, मदन मोहन मुंशी आयोग। ठीक है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। तो सवाल कहीं से भी आए आपको उत्तर सोच समझ कर ही देना है। हर बार आप इनको पढ़ते रहिए, नोटबुक से इनको पढ़ते रहिए। आगे वाले टॉपिक पे हम आगे वाली क्लास में चर्चा करें। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, थैंक यू।